विजुअल एक्टिविटी प्रॉपर जो है वो डेवलप नहीं होती है, तो उसमें जितनी भी आप कोशिश करेंगे कि भाई एक शुरू से एक बच्चा है, उसको स्क्वेन है और वो एक इजोट्रोपिया है, या फर्स्ट करें एक सेक्स नर्व पॉल्सी है, उसकी वजह से इजोट्रोपिया हो गया है, जो अक्सर बर्थ ट्रॉमे में होते हैं, तो उसमें 10-12 साल की एज में आप जितनी भी कोशिश करें तो विजुअल एक्टिविटी हार्डली 6 तक पहुंच जाती है, लेकिन आगे जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती है। इसमें अगर दोनों आइज में भी हो सकते हैं कि शुरू में दोनों आइज में जो है वो कैटरैक्ट है, जैसे कंजेनिटल कैटरैक्ट हो और विजुअल एक्टिविटी डेवलप नहीं हुई है, और एट द एज ऑफ 4-5 ईयर्स आप इवन कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन करी भी, तो ये पैसों एम्ब्लॉय पे उसमें हम पेशेंट वाइज इतनी करते हैं कि ये बच्चा इतना काबिल हो जाए कि बाद में लो विजन एटलीस्ट उसके लिए काम कर सके। कि 3/60 है तो 3 अगर हम 660 तक भी इम्प्रूव करें तो लो विजन का बहुत ज्यादा रोल होता है, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इन केसेस ऑफ 660 विजुअल एक्टिविटी एज कंपेयर टू 360। तो इसलिए आपने छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि भाई अगर 360 से 660 तक हो तो क्या फायदा, नहीं, बहुत ज्यादा फायदा आप उस पर हैं। जो एक्टिव एम्ब्लॉय पे जो हो जाते हैं, लेकिन आपने टाइम किया तो बहुत एक्टिवली उसका क्या आपको मैं एग्जांपल, आपने देखो कि आपके पास एक बच्चा आ जाएगा, भाई 2.5 साल का बच्चा है जी, क्या हो गया, ये तो 1-2 महीने पहले हमने ऑब्जर्व किया कि उसका टेम्परेचर था या डियारिया था और उसकी एक आंख स्पेंड हो गई, आपने देख लिया कि भाई ये एकोमोडेटिव इसोट्रोपिया है। अब ये एक्टिवली सप्रेस हो जाएगी, वो 2-3 महीने में उसकी विजुअल एक्टिविटी काफी ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन जो ही आप उनको पेशिंग थेरेपी शुरू करें वो फौरन इंप्रूव भी हो जाएगी। लेकिन अगर यही बच्चा है, विजुअल एक्टिविटी एक्टिवली सप्रेस हो रही है और अब आपके पास आ गए एट द एज ऑफ 6 ईयर 5 ईयर, और कहते हैं कि जब ये 2 साल का बच्चा था तो ये गिर गया था या ये हो गया था वो गया था और उसके वो स्पेंड हुए, तो अब इतना अरसा हो गया तो अब वही जो एक्टिव था वो पैसों में चेंज हो गया। अब कोशिश आप करेंगे तो किसी हद तक आप इंप्रूव करेंगे, लेकिन ये जो 3-4 साल उन्होंने बगैर पेशेंट थेरेपी की गुजारी है तो उसकी एम्ब्लियोपिया जो सुप्रेशन है वो तो एक्टिव थी, लेकिन अब उसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो एक्टिव नहीं होगी, वो अब पैसिव होगी। और ये यूनिलेटरल में भी पॉसिबल है और ये बायलेटरल दोनों में पॉसिबल है, लेकिन मोस्ट केसेस में जो यूनिलेटरल होते हैं उसमें ये ज्यादा होते हैं। यूनिलेटरल में क्यों ज्यादा होते हैं, इसलिए कि यूनिलेटरल में ये आगे करेंगे पार्टिक्स में जो वो जो पैसिव है उसी से जो हम आगे एक्टिव है उसकी तरफ आ जाते हैं, तो इस यूरिन में ये जो एक्टिव सप्रेशन है ये बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बायलेटरल। रिजल्ट्स फ्रॉम एबनॉर्मल बाइनोकुलर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन में आपके पास ये दो चीजें आती हैं, एक कंफ्यूजन होता है और एक इनकम्पेटिबल इमेजेस होते हैं। जब कंफ्यूजन कब होते हैं, जब फर्स्ट करें एक आंख डिवीट होती है, ठीक है, तो जब एक आंख डिविएट हो जाए तो इस आई की जो फोबिया है वैसे वो फोबिया आपको में उनका केराटोकोनस था। ये हमारा एक वो है गांव में पेशवाम थे, उनके बेटे थे, बहुत पुराने, जब मैं छोटा था उस वक्त वो हमारे पेशवाम थे। तो वो जब मैंने देखा एक आंख में, मैंने उनको कांटेक्ट लेंस एडवाइस की और लेंस भी मैंने अपने पैसों से उनके लिए वो मंगवाई क्योंकि हमारा पेशवाम रह चुका था। अब उसकी दूसरी आंख नॉर्मल थी, एक आंख में जो है वो 636 विजुअल एक्टिविटी थी। मैंने उसे बार बार सुना कि भाई ये वो कहते कि लेंस के बगैर लेंस के साथ मुझे कोई डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा, तो मैं इतना तकलीफ क्यों करूं, क्योंकि दूसरी अंक तो नॉर्मल थी। अब अक्सर ये हो जाता है कि वो उस वक्त उसकी जो एज थी वो 16-17 साल की एज थी, और उसकी जो विजुअल एक्टिविटी थी विद कंटैक्ट लेंस वो सिक्स तक पहुंच गए, लेकिन उसने यूज ही नहीं की। अब जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया काफी अर्से बाद, जब वो आए, वो कहते हैं कि मुझे कुछ अरसे में डबल डबल नजर आ रहा था, लेकिन फिर वो मुझे डबल भी नजर नहीं आ गई और अब मेरी ये आंख टेढ़ी हो गई है। फिर उसके बाद क्या हो गया कि उसको हाइड्रोप्स डेवलप हो गया,
हाइड्रॉप्स की बात कार्नियल ओपेसिटी हो गई वो एक आंख में, और फिर जब देख रहे तो दूसरी आंख में भी केराटोकोनस डेवलप हो गया। तो दूसरी आंख को तो जल्दी से मैंने उसको भेजा कि अभी तो उसकी आपसे एक्सेल कराए कि एटलीस्ट ये तो कवर हो जाए, और दूसरी के लिए सदुल्ला साहब को भेज दिया कि वो उनको केराटोप्लास्टी के लिए वो टाइम दे दे। और मैंने उनको ये समझा दिया कि भाई केराटोप्लास्टी के बाद अगर आपको दो नजर आने तो फिर हम कैटरेक्ट ये स्क्वेंट सर्जरी करेंगे और साथ प्रिज्म एडवाइस करेंगे। तो अब अगर उस बच्चे उसकी मैंने दोबारा जब विजुअल एक्टिविटी देखी, केराटोप्लास्टी भी हो गई है, उनकी विद बेस्ट करेक्शन जो है उसकी विजुअल एक्टिविटी 636 से इंप्रूव नहीं हो रही है। अब जब मैंने ये देख लिया कि 636 से इंप्रूव हुई, तो अब डेंस एम्ब्लोयोपे डेवलप हो गई। अब मैंने उससे कहा कि भाई अब तो ये एम्ब्लोयोपे इतनी डेंस हो गई है कि अगर हम इस आंख को सीधी कर भी ले तो ये एक आई जो आपके ये 636 है, दूसरी जो है वो विद करेक्शन 69 तक आ गई, तो अब ये आंख दोबारा डिविएट होगी। तो वो एम्ब्लोयोपे उसमें डेवलप हो गया, इसलिए कि तकरीबन 5-6 साल उसने इसी तरह वो डिविएटेड आई में गुजारी। तो बाद में उनको वो हाइड्रॉप डेवलप हो गए, लेकिन शुरू में वो कहते कि मुझे दो बाद में वो दो, तो इट मींस कि वो कंफ्यूजन और डिप्लोपिया एट अ टाइम वो शुरू हो गए और ब्रेन ने उसको सप्रेस कर दिया और अब वो एम्ब्लोयोपिक है। ये पेशेंट आया भी था हमारे पास, ओपीडी में भी 1-2 दफा आया था। वहां जो स्टूडेंट्स मौजूद थे उस वक्त उनको मैंने ये डिटेल उनकी वो समझाई थी कि ये देख ये खास है, तो इसलिए आपने जब भी एक आई में अगर रिफ्रैक्टिव एरर आई है या एनासोमेट्रोपिया ज्यादा है तो आपने उसको छोड़ना नहीं है। हर सूरत में उसकी विजुअल एक्टिविटी को आपने करेक्ट करनी है, चाहे आरजीपी लेंसेज से हो, चाहे स्फेरिकल से हो, चाहे जो है वो स्क्लीरल लेंसेज हो, लेकिन ये आप जरूर रखें वरना अदरवाइज स्क्वेंट जो है वो डेवलप हो जाएगी। अब सर अगर इस केस में विजुअल एक्टिविटी काउंटिंग फिंगर में है, याद रखना, तो वो ब्रेन के साथ वो कंपटीशन नहीं होते। काउंटिंग फिंगर में पेशेंट को फिर ट्रोपिया डेवलप नहीं होती है। लेकिन अगर यंग एज है, 18, 16, 17 एज है, एक आंख में 6 है, दूसरे में 636 है, तो ये आप ध्यान में रखें कि इस पेशेंट को डिविएशन के चांसेस बहुत ज्यादा है, और जब डिविएट हो जाए और अरसा उस पर ज्यादा लगे तो डेफिनेटली एम्ब्लियोपिया भी डेवलप होगी। जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? जी सर, आपने कहा ना कि मतलब हाँ, अगर वो बंदा एक पेशेंट है जिसको मतलब हुआ था शुरू में ट्रॉमा हुआ या जो भी कैटरेक्ट, उसको आईओएल नहीं दिया है, तो सर अगर जी, उसको मतलब वो आगे 2 या 3 इयर्स के बाद आ गया और फिर अगर उसको दे भी दें या कोई नंबर दे दें, प्लस नंबर दे दिया 15 का 10 का, तो सर फिर तब तो उसमें एम्ब्लायोपिया डेवलप हो गया होगा ना, फिर तो उसको इम्प्रूवमेंट नहीं होगी ना विजन में। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है ना, लेकिन अगर उसमें भी चांस है कि इससे विजुअल एक्टिविटी डेवलप हो गई है, ठीक है, विजुअल एक्टिविटी ऑलरेडी डेवलप हुई थी, लेकिन अब इस एज में पेशेंट थेरेपी कौन उसको एडवाइस करेगा? क्या वो पॉसिबल है कि मतलब बच्चों की माँ वो फिर पेशेंट थेरेपी करे? शुरू में जब कांटेक्ट लेंस के लिए इतना रिलेक्टेंट हो बंदा, ये मेरे एक जानने वाले अपना पेशेंट है, कांटेक्ट लेंस में इतना रिलेक्टेंट हो कि नहीं मैं ये यूज नहीं कर सकते, तो बाद में उसको आप एम और उसको अब जो है स्क्रीन डेवलप हो गई है। तो ये उस वक्त भी अगर आप पेशेंट थेरेपी करें तो इंप्रूव हो सकती है। एक जो हम लिमिट, एज लिमिट, अब लेटेस्ट रिसर्च ने ये शो की है कि दो चीजें हैं, एक है प्रैक्टिकल, आया ये चीज प्रैक्टिकल है या नहीं, एक है ये पॉसिबल है कि नहीं है। अब रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि एम्ब्लियोपिया में एट द एज ऑफ 60 इयर्स भी इंप्रूवमेंट हुई है। एम्ब्लियोपिया में एट द एज ऑफ 60 इयर्स भी इंप्रूवमेंट वन, मतलब ये एक रिसर्च आर्टिकल ने लिए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में एग्जैक्ट मुझे वो एज लिमिट याद नहीं कि 50 टू 80 इयर्स है कि 60 टू 80 इयर्स में, और उसमें 1.5 एवरेज जो है 1.5 लाइन इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन ये कैसे? ये वो लोग थे जिनका रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद था कि उसकी एक आंख जो एम्ब्लियोपिक आई है उसकी विजुअल एक्यूटी का रिकॉर्ड मौजूद था कि सपोज इनकी एम्ब्लियोपिक आई की विजुअल एक्यूटी 624 है या 618 है और दूसरी की सपोज 6-9 है।
और जो नॉर्मल आई है उनको कोई डिजीज आ गई या किसी वजह से ये ब्लाइंड हो गए, तो अब जो एम्ब्लियोपिक आई है उनकी नेचुरल परमानेंट ट्रॉपी शुरू हो गई है, तो इस आंख की विजुअल एक्टिविटी जो है वो फिर इंप्रूव हो जाती है। तो इस रिसर्च ने ये शो किया है कि भाई ये इंप्रूवमेंट होती है, लेकिन ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है कि हम अगर नॉर्मल आई को अक्लूड करें इतने अरसे के लिए। समझ आ रही मेरी बात? तो ये भी वो है कि मतलब पॉसिबल है। तो यही मैं कहता हूँ कि जो बंदा रिलेक्टेंट हो लेंस के लिए, तो वो पेचिंग थेरेपी के लिए कैसे होगा, और जो आपके पास 3-4 साल बाद फिर वो चेकअप के लिए आ जाए तो फिर तो आप वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आगे हम पढ़ेंगे कि भाई जो पैचिंग थेरेपी है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं उसकी जो इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, एक डेवलप ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस व्हेन प्लास्टिसिटी मेक्स सिस्टम वल्नरेबल टू एब्नॉर्मल एक्सपीरियंस। तो ये फंक्शनल जो मैं आपको बताता हूँ कि इतने उसमें, तो ये केसेस रेयर है, लेकिन जितनी ज्यादा आपकी एक्सपीरियंस होती जाएगी, जितनी ज्यादा आप ओपीडी में ड्यूटी करते रहेंगे, इतनी ही आपको इस चीजों का अंदाजा हो जाए कि किस 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 टाइप के पेशेंट आपके पास आ जाते हैं। क्योंकि आप लोग तो ज्यादा ओपीडी से डरते, ओपीडी में ज्यादा पेशेंट आप नहीं वो करते हैं ऐसे, तो इस वजह से आपको इतना ज्यादा पता नहीं, वरना आपको ऐसे ऐसे केसेस आ जाएंगे कि आप हैरान होंगे कि भाई ये इस एज में ये चीज कैसी डेवलप हो गई। अच्छा, एक मिनट, मैं आपको एक वो बताऊं कि लोग एनासोमेट्रोपिया में जितनी भी वो हैं, कि फर्ज करें अगर मैं आपसे क्वेश्चन को कि एक पेशेंट है उसको -1 डायप्टर की जरूरत है एक आंख में, जबकि दूसरी आंख में जो है -11 की जरूरत है, ठीक है? तो अब इस पेशेंट में क्या करेंगे? और ये पेशेंट जो है आपके पास आ जाता है एट द एज ऑफ 6 मंथ्स। आप लोगों से पूछना, कुछ आइडिया है आप लोगों को? सर थोड़ा रिपीट करें। गज़नफर, मेरे ख्याल में आपको ये याद है ये पेशेंट, आप ओपीडी में थे मेरे ख्याल में, एक थी जो मैं आप लोगों से कह रिपीट कर लें सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बच्चा है, 6 मंथ का एज है। आवाज आ रही मेरी? जी सर, सही है सर। 6 मंथ का, एक आंख में -1 रिफ्रैक्टिव एरर है और दूसरी आंख में -11 रिफ्रैक्टिव एरर है। समझ आ रही मेरी बात? जी सर, सुन रहे हैं तो सर। इसमें एनासोमेट्रोपिया कितना हाई है, लेकिन आप इस पेशेंट को क्या देंगे? गज़नफर, अगर आपको याद है ओपीडी में एक पेशेंट, एक इंस्पेक्टर था, उनकी बेटी थी, वो बीकन हाउस स्कूल में पढ़ती है और वो 6 महीने से उनका पूरा रिकॉर्ड जो मौजूद था, याद है आपको वो केस? जी सर, याद है। तो वो केस आप देखें कि हमने उस बच्ची का मतलब 260 से भी कम विजन था उस आंख में, और वो हमने पैचिंग थेरेपी और ग्लासेस दिए, उसके लिए मैंने कांटेक्ट लेंस भी एडवाइस नहीं की। क्यों? इसलिए कि ये जो कंजेनिटल मोनोकुलर मायोपिया है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं होते, ये नेचुरली जो है एक आंख बड़ी होती है, एक आंख छोटी होती है। और इसमें जो है जो आंख बड़ी होती है उनके जो सेल्स होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो लार्ज होती है एज कंपेयर टू दूसरी आंख जो नॉर्मल है। तो जो हाई माइनस लेंस है वो तो उसके जो ऑब्जेक्ट को देखता है वो उसको ज्यादा मिनिफाई करती है, लेकिन जो दोनों आंखों के कोन्स की वो साइज है, जो डिफरेंस है, तो उस वजह से वो जो डिफरेंस आते हैं वो कम हो जाते हैं। और ये पेशेंट जो है ये हाई एनासोमी मतलब 8-9 तक एनासोमेट्रोपिया भी ये टॉलरेट कर सकते हैं, और हम पैचिंग थेरेपी से उसकी विजुअल एक्टिविटी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये बच्ची जो है अब मेरे ख्याल में 14 इयर्स लगभग की एज है, 13-14 इयर्स, और ये सिंस द एज ऑफ 6 to 8 मंथ्स मेरे अंडर ट्रीटमेंट थी। और ये ऐसे हैं कि उनके अब्बू के पास वो चीम, जब भी वो आते वो चीम में हीने से एज से लेकर अभी तक उनका पास सारा फाइल मौजूद है, और अभी वो ग्लासेस यूज करते हैं तकरीबन आई डोंट रिमेंबर, लेकिन तकरीबन -8-9 तक एनासोमायोपिया है और वो ग्लासेस यूज करें, कोई डिप्लोपिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको।
तो ऐसे केसेस भी आपके पास आएंगे जब आप रेगुलर ओपीडी में होंगे। तो ये भी है कि अगर फर्ज करें एक आंख में है आपको कंजेनिटल मायनोकुलर मायोपिया है, ये दूसरी आंख में बाद में शुरू हो जाती है लेकिन वो 1-2 तक चली जाती है और ये एक आंख में बहुत है, तो इसमें विजुअल एक्टिविटी आप काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। इवन नॉर्मल तक, उस बच्चे की विजुअल एक्टिविटी नॉर्मल तक हमने इंप्रूव की है। अच्छा, सर ये 6 मंथ का बच्चा किस तरह ग्लासेस पहनेगा सर? 6 मंथ का बच्चा जो अभी हेलो क्या है ना 6 मंथ में आया था ना हमारे पास। यार, ये आप क्यों ये अभी जो बच्चा आज ग्लासेस नहीं पहनता? नहीं, जो कंजेनिटल एफए के कैटर के साथ हमारे पास आ जाते हैं, हम तो 3 मंथ में उसको जो है +20 एडवाइस करते हैं। ये तो फिर भी -10 था, -10 -11 था। सही है सर। ये जो हमारे पास आ जाते हैं जो कंजेनिटल कैटरेक्ट होते हैं, तो वो जो एट द एज ऑफ 2 मंथ सर्जरी करते हैं और एट दैट टाइम जो है उनको 20 मिनिमम 20 22 24 तक उनका वो हाइपरमेट्रोपिया होता है और उसको हम एडवाइस करते हैं। अच्छा, ये कुछ थ्योरीज हैं, मतलब ये 100% आपको ये मुख्तलिफ नजर आएंगे। ये सस्टेन एक्स सेल है कि ये, और एक जो है वो ट्रांजिट वाई सेल, जिस तरह मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको शायद कहीं पे बुक वगैरह में आ जाए तो आपको कंफर्म हूँ। ये कंटिन्यूस रिस्पांस टू स्टिमुलस सेंटर ऑन द रिसेप्टिव फील्ड। ये रिसेप्टिव फील्ड आप इस तरह वो कंसिडर करें कि जिस तरह फर्ज करें एक डोल है, राइट, जो ढोलक होता है जो जमीन पे रखे और ऊपर से आप उस पे वो हाथ से मारते हैं तो वो हाथ उसका जो वो ढोलक का रिसेप्टिव फील्ड वही टॉप हो गया। समझ आ रही मेरी बात? दूसरी, उस ढोलक को ऊपर अगर आप देखें तो सेंटर में एक ब्लैक एरिया होता है और पेरिफेरी पे उसका जो है वो जरा ब्राउन ब्राउन दूसरी शेप का होता है। तो एक ये ब्राउन जो सेंट्रल ब्लैक एरिया है उसको हम सेंट्रल फील्ड कंसीडर करेंगे, जो पेरिफेरी है उसको हम पेरिफेरी फील्ड कंसीडर करेंगे, और एज ए होल उसको जो है एज रिसेप्टिव फील्ड वो कंसीडर करेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपको जरा ये चीज क्लियर हो जाए। अच्छा, स्पेशल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग कर्व्स पीक एट हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी एंड हैव ए नैरो बैंड। इसका क्या मतलब है कि जो फर्ज करे आपको मैं ग्रेटिंग दे दूं, लिया ग्रेटिंग, तो जितने ये ग्रेटिंग पे स्मॉल स्मॉल बारीक बारीक लाइन होते हैं, इतने हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी है। हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो नंबर ऑफ साइकिल पर सेंटीमीटर है वो ज्यादा है, ठीक है। एंड नैरो बैंड, जो बैंड उनका होते हैं वो बहुत नैरो होता है। ये चीज क्लियर हो गई? हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी। लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी हम उनको कहते हैं कि जब ये पैचेस जो लिया ग्रेटिंग पे है वो बड़े बड़े हो और पर सेंटीमीटर जो नंबर ऑफ साइकिल्स है वो कम हो, तो हम कहते हैं कि ये लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी है। फाउंड इन आर नियर एरिया सेंट्रल, जो सस्टेन एक्स है उसका जो सेंट्रल फील्ड है ये शार्प विजन के लिए है या हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी के लिए है, और ये कहां पे होता है, ये फोविला में होते हैं। सो रिसेप्टिव फील्ड कैपेसिटी बेस्ट फॉर फाइन ट्यूनिंग, जो हाई विजुअल एक्टिविटी है, जो बेस्ट ट्यूनिंग है परफॉर्मेंस है, उसके लिए ये यूज हो जाती है। एंड ये जो है सस्टेन एक्सेल, ये दे रिस्पॉन्ड पुअरली टू लार्ज और लो कंट्रास्ट स्टिमुलाई। जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं ये क्या है कि ये तो फोविया सेंट्रलिस में होते हैं। जो लार्ज ऑब्जेक्ट की इमेज होती है वो बड़ी होके फ्यूला के बाहर तक पहुंच जाती है, तो जो बाहर होते हैं वहां पे आगे हम जाएंगे, वहां पे वाई सेल्स होते हैं ट्रांजिएंट, और जो अंदर होते हैं सेंट्रल में फ्यूला में होते हैं वो एक्स सेल होते हैं। जो एक्स सेल होते हैं वो फाइन विजन के लिए होते हैं और सेंट्रल फिक्सेशन के लिए होते हैं। जो वाई ट्रांजिएंट वाई सेल होते हैं वो बड़े मोटी मोटी चीजों के लिए होते हैं और मूवमेंट के लिए वो ज्यादा यूज होते हैं। ये आए transient wise say give initial response but soon returns to unstimulated level। ये अगर आप देख रहे हैं, आप सेंटर किसी टारगेट पे फिक्सेट करते हैं
तो जो ही पेरिफेरी पे अगर कोई चीज मूवमेंट आ जाती है तो ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, लेकिन जो ही वो चीज चली जाती है तो फिर फौरन जो ये होते हैं वो अनस्टिमुलेट रह जाते हैं और आपको पेरिफेरी की चीजें वो डिस्टर्ब नहीं करती है जो उस फील्ड में बाकी चीजें होती है, और सेंटर पे आपका ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। इट पीक्स एट लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी एंड हैड वाइडर बैंड। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी, जो बड़ी बड़ी चीजों है, मतलब जो नंबर ऑफ साइकिल पर सेंटीमीटर कम होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी है, तो उनके लिए ये जो वाइट सेल्स होता है या ट्रांजिट वाइट सेल्स होता है ये उसके लिए काम करते हैं। इट हैव ए लार्ज रिसेप्टिव फील्ड सेंटर्स एंड वीक सराउंडिंग। जो उसके सेंट्रल होते हैं, जैसे मैंने आपको ढोलक की एग्जांपल दी कि एक छोटा ढोलक है जिसका सेंट्रल फील्ड होता है वो एक्सेल के लिए होता है, और एक जो बड़ा ढोलक होता है कि उसका जो सेंट्रल है वो वाई सेल के लिए होता है। वाई सेल जो है वो पेरिफेरी में होते हैं, एक्सेल जो है वो फ्यूलिया में होते हैं। वाई सेल जो है वो लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी या जो ब्रॉड बड़ी बड़ी चीजें होती है या मूवमेंट के लिए होती है, जबकि एक्सेल जो होते हैं वो फाइन विजन के लिए और सेंट्रल फिक्सेशन के लिए होते हैं। सर ये ट्रांजिएंट वाई सेल की लोकेशन कहाँ है? फोव्यूला से बाहर? ये जितना फ्यूलिया से आगे जाते हैं इतनी है। ठीक है। अच्छा, Harvard and Levy showed the normal activity in the transient channel, कि जो ट्रांजिएंट चैनल है उनमें क्या होती है एक्टिविटी नॉर्मल होती है। जो ये एम्ब्लियोपिक की मैं बात कर रहा हूँ, जो एम्ब्लियोपिक पेशेंट होते हैं, ए फंक्शनल एनॉमली ऑफ द सस्टेन्ड चैनल। अगर एक पेशेंट एम्ब्लियोपिक है तो उसको अगर आप देखें तो वो 660 या बड़ी बड़ी चीज, वो डिपेंड करता है कि कितना डेंस है। तो जब उनको 660 636 वाली नजर आ जाते तो इसमें क्या होता है कि जो पेरिफेरल होता है वो इन्वॉल्व होते हैं, जो ट्रांजिएंट है वाई सेल्स वो काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी सेंट्रल वो है एक्स जो बारीक विजन के लिए यूज होते हैं वो उसमें काम नहीं करते। तो इसलिए जो ट्रांजिएंट चैनल की एक्टिविटीज होती है एम्ब्लियोपिक में वो मैक्सिमम नॉर्मल होते हैं, जबकि सस्टेन चैनल जो होते हैं सस्टेन एक्स के तो वो उसमें एनॉमली होते हैं और वो ज्यादा एम्ब्लियोपिक में अफेक्टेड हो जाते हैं। उसमें क्या फिर चीजें आ जाती है, डिफिसिट विजुअल क्या हो सकते हैं, विजुअल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाते हैं, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाते हैं, एंड पोजिशनल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। पोजिशनल एक्टिविटी आगे इसमें कहते हैं कि इट इज ए फॉर्म ऑफ लाइक परसेप्शन। अगर इस यहाँ पे आप देख लें तो ये आपको पोजीशन इसका पता चल जाता है कि ये उसे थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन एम्ब्लियोपिक बंदे को इसका एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि भाई ये किस पॉइंट पे, कि ये सेंट्रल में है या ये पेरिफेरी में है। अच्छा, कार्टिकल अंडर सैंपलिंग इसमें होते हैं रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कार्टिकल सेल रिस्पॉन्डिंग टू द डिप्रूव्ड आई। जो एम्ब्लियोपिक आई है उसमें जो कार्टिकल सेल्स होते हैं, जो कार्टिकल सेल ब्रेन में आई में नहीं, तो उसमें रिडक्शन आ जाती है। द आई इज पार्शली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कार्टिकल मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन। ये डिफरेंट थ्योरीज है इसके लिए। जो दूसरा में उसमें वो है कि एनिमल मॉडल्स इन एम्ब्लियोपिक मानाकुलर डिप्रिवेशन स्टडी, एक शोध ये मुख्तलिफ थ्योरीज हैं कि मेजॉरिटी ऑफ सेल रिस्पॉन्डेड टू नॉन डिप्रूव्ड आई। An anatomical counterpart of this shift appeared to be change in the relative weight of the oculodermis column. इसका ये मतलब है कि दो आंख, मतलब शुरू से जैसे एम्ब्लियोपिया हो जाती है, अगर आप फर्ज करें एक पेशेंट है एट द एज ऑफ 6 ईयर आपके पास आ गया तो उसकी विजुअल एक्टिविटी आपने देख ली कि 618 है और एनासोमेट्रोपिया है, आपने ग्लासेस एडवाइस की, पेचिंग एडवाइस की, लेकिन न उसने ग्लासेस यूज की न उसने पेचिंग यूज की। तो अब एट द एज ऑफ 8 ईयर्स आ गया, वो मजीद 618 या 624 तक पहुंच गए विजुअल एक्टिविटी। तो ये एक थ्योरी है कि भाई जो कॉर्टिकल सेल्स है, जो डिप्रूव्ड आई है, वहां से वो नॉर्मल आई की तरफ जो है वो शिफ्टिंग उसकी शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि जब बचपन में हम क्रिकेट वगैरह खेलते थे तो उसमें ये एक होता है कि जो थोड़े से बड़े जो एक्टिव होते दो टीम बन जाते हैं, तो जिस टीम में थोड़े से एक्टिव मेंबर होते कि भाई ये तो ज्यादा स्कोर करने वाले हैं, तो जो जरा पैसों जो ज्यादा स्कोर करने वाले थे वो ये कोशिश करते कि हम उस टीम में शामिल हो जाए, तो वहां तक मतलब वो दौड़ लगाते थे
ताकि ये, क्योंकि ये विनर है, प्रोबेबिलिटी है कि विनर है, तो इसी तरीके से जो एम्ब्लायोपिक आई है वहां पे जो कॉर्टिकल सेल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो दूसरे आंख जो नॉर्मल आई है उसकी तरफ उसकी शिफ्टिंग हो जाती है, और ये फर्दर इस विजुअल एक्टिविटी को डिटेरियोरेट करती है। इसलिए कहते हैं कि ये विजुअल एक्टिविटी अगर एम्ब्लायोपिक आई है तो ये एक जगह पे रुकती नहीं है, ये आगे जा जाके और भी जो है वो डिटेरियोरेट होती जाती है। It depends on type of deprivation, duration and depth of amblyopia created. अब ये डिपेंड करता है कि जैसे पहले हमने देखा कि टाइप कौन सी है, कि कितना दूर इमेज फॉर्म हो रहा है, या कितना ज्यादा डिफोकसिंग है, या कितना ज्यादा अरसे तक जो है वो एम्ब्लायोपिया रह चुके हैं, तो इस पे डिपेंड करता है कि एम्ब्लायोपिया डेंस है या शैलो है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि तो लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखें, ये है लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे, या जो बड़े बड़े हैं आपको नजर आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेंटीमीटर ज्यादा कम है एज कंपेयर टू है। सो दिस एरिया इज स्पेयर्ड। हम कहते हैं ना कि लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी रीजन इज स्पेयर्ड, मतलब ये बड़ी चीजें जो हैं बड़ी बड़ी वो उनको नजर आ रही है, तो दिस एरिया इज ए। लेकिन यहाँ पे ये जो आपको रेड की नजर आ रही है ये नॉर्मल है, जबकि ये जो ग्रीन है ये एम्ब्लायोपिक है, तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रही है। तो लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी में वो चीजें नॉर्मल है, लेकिन जो हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी है अब ये उनको नजर नहीं आ रही है। सो इस वजह से क्या है कि रिड्यूस कंट्रास्ट सेंसिटिविटी टू हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी आर फाइन डिटेल एंड रिड्यूस विजुअल एक्टिविटी। तो इनको सिर्फ ये नहीं होता है कि विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इस एरिया में कंट्रास्ट का भी मेन रोल है हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी में, तो ये दोनों चीजें जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये एग्जाम्पल है कि फर्ज कर एक पेशेंट है, उसको मिक्स्ड एम्ब्लायोपिया है, तो जितने आप वो जाते हैं हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे इतनी डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है। यहाँ पे अगर तो 1.3 साइकिल्स पर डिग्री है, यहाँ डिस्टर्बेंस उनको कम है, जबकि यहाँ पे जो देखें 8 साइकिल, तो यहाँ पे आप देखें कि ज्यादा है। तो जितनी बारीक चीजें होती है हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी होती है उसमें उसको प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। तो मिक्स एम्ब्लायोपिया में चीजें अगर आप उनको ग्रेटिंग वो दे दे तो इस तरह की नजर आ जाएगी आपको। अब ये अगर स्टेबस में से उसको आप ये ग्रेटिंग दे तो उसको इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द विजुअल एक्टिविटी वो नजर आएगी। जो हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी है उसको वो ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ जाएगी, जबकि लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी उसको डिस्टर्ब ज्यादा नजर नहीं आएगी। मतलब 660 वाला उसको वो क्लियर नजर आए कि भाई ये टी है या टी ओ वाई है, लेकिन आगे जाके उनको फिर प्रॉब्लम होगी। इसी तरह ये अगर एनासोमेट्रोपिया है तो उनको ये इसी तरह नजर आएगी। ये अगर स्टेबस में से तो उनको ये नजर आएगी, डिपेंड करता है कि कितना स्टेबस में ज्यादा है और कहाँ पे फोकसिंग हो रही है। सो इसमें क्या क्या पॉसिबल है कि विजुअल एक्टिविटी लॉस हो जाती है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी लॉस हो जाते हैं, डिफिसिट इन स्पेशल लोकलाइजेशन, जैसा मैंने वो पॉइंट आपको बता दिया कि उसको वो पता नहीं चलता कि ये एक दूसरे से नजदीक है या दूर है। एंड आल्सो सम सप्रेशन आल्सो अकर, कि जैसे ऑलरेडी हमने वो किया कंफ्यूजन, और कि उसमें अगर कंफ्यूजन डेवलप हो जाते हैं तो सप्रेशन भी डेवलप हो जाती है। अच्छा, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज हिस्ट्री एंड सिम्टम। वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि फैमिली हिस्ट्री, बच्चे को कब से है कब से नहीं है, किस एज में उसको हो गया। अगर एक बच्चा है उसको शुरू से बच्चा माँ कहते कि पैदाइश से है और वो आपके पास एट द एज ऑफ 4-5 ईयर आ गया, तो आपको पता हो कि भाई इसमें चांसेस कितने हैं। अगर दूसरा बच्चा आपको 4-5 ईयर्स के एज में आ गया, वो कहते हैं कि एट द एज ऑफ 3 ईयर्स उसको वो स्पेन डेवलप हो गया है और आपने देख लिया कि एम्ब्लायोपिया, तो दोनों में ट्रीटमेंट जो है वो रिजल्ट डिफरेंट हो गए। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म करनी चाहिए। प्रीवियस ट्रीटमेंट के बारे में क्या कोई पेशेंट थेरेपी वगैरह हुई है कि नहीं, और कब हुई है, कब छोड़ी है, कितने अरसे तक आपने पेशेंट थेरेपी किया और आई इससे कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह आई है कि नहीं, और क्यों पेशेंट थेरेपी स्टॉप हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपने उसके हिस्ट्री में पूछनी है। जब विजुअल एक्टिविटी देखें तो आप लाइन एक्टिविटी सिंगल, बेहतर ये कि ये तीनों आप करें, कि लाइन एक्टिविटी भी करें, सिंगल लेटर एक्टिविटी भी करें और कोडिंग भी करें।
सिंगल लेटर में जैसे हम लिया सिंबल्स में करते कि 3 इमेजेस जो है वो उसको छुपा, 3 शेप को छुपा देते हैं और एक उनको बता देते हैं, तो ये सिंगल लेटर इक्विटी हो गई। लाइन इक्विटी में ये है कि अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, ये हमारे पास जो फोरप्टर है पीको में, तो उसमें शुरू में अगर आप देखें जो लाइन आप आंकड़े, तो एक एक लाइन में 3-4 वर्ड्स वो जो नजर आ जाते हैं। तो सिंगल लेटर इक्विटी अगर आप देख तो उसमें विजुअल इक्विटी बेहतर होगी एम्प्लॉय पे एज कंपेयर टू लाइन इक्विटी। लेकिन अगर लाइन इक्विटी वो देखें तो ज्यादा बेहतर होगी एज कंपेयर टू क्राउडिंग इक्विटी। तो क्राउडिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टेड होगी एज कंपेयर टू लाइन इक्विटी एंड सिंगल लेटर इक्विटी। So crowding is ability to demonstrate better equity for targets widely spaced than for the same size target closely spaced. उसमें ये है कि 2 चीजें आप इसमें ध्यान रखें कि आप ये बात कहें कि भाई उधर जो अगर आप देख रहे हैं कि साइज भी क्राउडिंग प्लस साइज पे भी वो डिपेंड है कि इस क्राउडिंग की जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का साइज के साथ क्या तनासुब है। तो अगर फर्ज करें डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगी, कि मतलब साइज जो है वो 6 सेंटीमीटर है एक का, लेकिन जो दरमियान में डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो उसमें इफेक्ट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट कि अगर 6 सेंटीमीटर साइज है लेकिन जो दरमियान में डिस्टेंस है दो डिजिट के वो भी 6 सेंटीमीटर है, तो उसमें इफेक्ट कम होगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। सो इट अकर्स इन नॉर्मल एंड एम्प्लॉयर्स। नॉर्मल में भी क्राउडिंग में प्रॉब्लम होगी। नॉर्मल में किस वक्त होते है कि जब अगर फर्ज करें आपका जो स्पेस है वो बहुत कम है, कि 2 डिजिट्स जो है उनके दरमियान अगर स्पेस बहुत ज्यादा कम है तो उसमें नॉर्मल इक्विटी में भी वो आपको डिस्टर्बेंस आएगी। मैं आपको इसका दे दूं, जैसे ये उसमें आपने देख लिया यहाँ ये अगर आप नजर आ रही है तो यहाँ ये स्पेस बहुत कम है, यहाँ में कुछ नजर नहीं आ रही है, तो ये क्राउडिंग है। लेकिन उसके लिए क्या लिमिटेशन है? उसके लिए 2 चीजें हैं कि एक ऑप्टिकल है एक न्यूरल है। इसलिए ये यहाँ पे जो है वो हम इस क्राउडिंग की वजह से हमारी आईसाइट जो इफेक्ट जो हमें नजर नहीं आ रही है। ऑप्टिकल ये है कि ये जो आई रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए कि जो 2 कोन के दरमियान 2 स्टिमुलेटेड कोन के दरमियान एक जो अनस्टिमुलेटेड कोन है उसकी जो साइज है इसकी जो इमेज पड़ रही है वो उनसे भी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए आंख उसको रिजॉल्व नहीं कर सकती है। तो ये नॉर्मल आई में ये अगर क्राउडिंग है तो ये आप ये कंसिडर नहीं करेंगे कि भाई इस आंख में एम्ब्लियोपिया या क्या वजह है। तो इसकी एक ये है कि जो उसके इमेज बन रहे हैं 2 जो टारगेट्स है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की इमेज जो बने हैं वो जो 2 कोन स्टिमुलेटेड है रेटिना में और एक अनस्टिमुलेटेड कोन जो दरमियान में है उनके दरमियान जो डिफरेंस उससे भी बहुत कम है, तो इसलिए ये 2 जो लाइन है वो आंख डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए क्राउडिंग की वजह से उसमें ये इफेक्ट हुई है। कहां तक पहुंच गए थे? So no, resolution was maximally impaired when the bars were 0.4 of a letter diameter from the LANDR C। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अब फर्ज कर ये सिंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें तो अब ये एरिया देखें जितना यहाँ पे ये कम है, ठीक है, इतने अब अगर आप यहाँ पे देख रहे तो ये है, ये भी है, ये भी है, तो ये 3 आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे। ये क्राउडिंग उसको ज्यादा प्रॉब्लम लगेगी। इसी तरह इस साइड वाला क्राउडिंग भी उसको प्रॉब्लम लगेगी, डिपेंड करता है कि कितना डेंस एम्ब्लियोपिया है। ये तीनों ये एक है, ये तीनों मुख्तलिफ साइजेस है, 1 साइज, 2 साइज, 3 साइज। तो इन तीनों में उसको डिपेंड करता है कि कितनी विजुअल एक्विटी जो है वो ज्यादा ड्रॉप है, इतनी ही ये बड़े बड़े में भी उनको प्रॉब्लम होगी और उनको ये दरमियान वाली जो स्पेस है वो नजर नहीं आएगी। अच्छा, न्यूट्रिएंट डेंसिटी फिल्टर का क्या रोल है? विजुअल एक्विटी is normal in mesophilic condition but reduced in photopic condition। इन एम्ब्लियोपिया में जब लाइट ज्यादा हो, याद रखने तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपके पास पेरेंट बच्चे ले आते हैं तो आपने देखा हो कि वो कहते हैं कि भाई ये धूप में जो है एक आंख को बंद कर देता है, इसलिए हम बच्चे को ले आए।
तो वो क्या होता है कि उसकी विजुअल एक्यूटी और भी ज्यादा कम हो जाती है फोटोपिक कंडीशन में, जो एम्ब्लियोपिक आई है। और जितनी कम हो जाती है विजन, इतनी ही उसको फोटोफोबिया की वजह से तो होना चाहिए कि दोनों आंखें ये बंद करें, लेकिन बेसिकली एम्ब्लियोपिक आई जो है उसकी विजुअल एक्यूटी और भी रिड्यूस हो जाती है। जब ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं उधर ब्रेन और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को रिलीव करने के लिए क्या करते हैं कि बच्चा एक आंख को, वो जो एम्ब्लियोपिक आंख है वो बंद कर देता है। तो ये जब बच्चा आपके पास आ जाते हैं, आप खुद भी उनको ऑब्जर्व करिए, आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप दूर से लाइट डालें आफ्टर उसको, तो जो एम्ब्लियोपिक आई है फौरन बच्चा उसको जो वो स्क्वीज करना शुरू करेगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल आई। तो ये क्यों? इसलिए कि जो फोटोपिक कंडीशन है उनमें एम्ब्लियोपिक आई में विजुअल एक्यूटी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। और विजुअल एक्यूटी ज्यादा डिक्रीज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो इमेजेस है उनमें जो ट्रांजिएंट वो चेंज है वो इतना ज्यादा आ गया कि ब्रेन अब उसको एक्सेप्ट नहीं करे, तो इसलिए विजुअल उस आंख को मजबूरन बंद करना पड़ता है ताकि ब्रेन तक ये इमेज न पहुंच जाए। It is used to try and to differentiate functional and organic amblyopia. तो न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर में भी ये आप इसी तरह करते हैं कि the filters can assess and differentiate in between functional and organic amblyopia. How? अगर न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर is placed before each eye and turn, in eye with normal visual acuity, the visual acuity should decrease by about 1 line. ठीक है, जो नॉर्मल आंख है उसमें 1 लाइन, about 1 line in anisometropic amblyopia. अगर anisometropic amblyopia है तो उसमें भी 1 लाइन जो है वो फर्दर डिक्रीज हो जाएगी। फर्ज करें एक आंख है, उसमें जो है जितनी विजुअल एक्यूटी है नॉर्मल आंख में उससे 1 लाइन डिक्रीज हो जाती है, तो इस आंख में 1 लाइन मोर इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रैबिस्मस है तो उसमें नो डिक्रीज इन द स्ट्रैबिस्मस एम्ब्लियोपिया। अब स्ट्रैबिस्मस एम्ब्लियोपिया में क्यों ये डिक्रीज नहीं हो जाएगी? इसलिए स्ट्रैबिस्मस एम्ब्लियोपिया में कि वो आंख ऑलरेडी डिविएटेड हो गई है। तो जब ये डिविएटेड हो गई है, जो उसका फ्यूला है वो क्या हो गया? सुप्रेशन हो गई ड्यू टू कंफ्यूजन, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो जब ये सुप्रेशन हो गई, जब आपने इस आंख को सामने कर दिया, तो ये जब दोबारा अपनी वो फिक्सेशन गेन कर लेते और ब्रेन में जो प्रोसेस शुरू हो जाते, क्योंकि ये तो आदि नहीं था विजन की, क्योंकि स्ट्रैबिस्मिक था। अब इस प्रोसेस में इतना वो टाइम लगता है कि आपको विजुअल एक्यूटी में कोई चेंज नहीं आएगी। जो ऑर्गेनिक एम्ब्लियोपिया होता है, जो किसी पैथोलॉजी की वजह होता है या टॉक्सिसिटी, तो उसमें जो डिक्रीज होगी वो ज्यादा होगी, 2-3 लाइन तक उन्हें जो है वो पॉसिबल है कि डिक्रीज हो जाएगी। ये स्ट्रैबिस्मिक्स थोड़ा दोबारा रिपीट करें, इसमें क्यों डिक्रीज नहीं होता? स्ट्रैबिस्मस एम्ब्लियोपिया में मतलब जब आप विजुअल एक्यूटी लेते हैं तो जो ही आपने एक आंख पे एक्लूडल रख दिया, ठीक है, मतलब आप फर्ज करें मुझे जो है एनासोमेट्रोपिया है, आपने राइट आई मेरी एम्ब्लियोपिया है, लेकिन एनासो तो राइट आई तो ऑलरेडी काम कर रही है ना, एक्टिव काम कर रही है, एम्ब्लियोपिक है, लेकिन इस वक्त तो इमेज पे फिक्सेट कर रही है। तो जब दूसरी नॉर्मल आई आपने बंद कर ली, तो ये आंख जो है ये फिक्सेशन ले रही है, तो उसमें आप ऑब्जर्व करें कि उसकी तो ऑलरेडी इनएक्टिव है। लेकिन जब स्ट्रैबिस्मस हो, मेरी फर्ज करें एक आंख स्क्वेंटिंग है, तो ये स्क्वेंटिंग आई का फ्यूला इस वक्त सोया हुआ है जी, यूज नहीं हो रहा है ना, और ब्रेन ने उसको क्या क्या सुप्रेस किया। तो जब आपने मेरी नॉर्मल आई पे रख दिया और ये आंख मेरी अब स्ट्रेट हो गई, तो अब तो ये यूं हो गए जैसे एक जो है वो ऑलरेडी जागा हुआ शख्स है और उसे कह के आप दौड़ लगाएं, और दूसरा सोया हुआ शख्स है और उसे आप कह के दौड़ लगे। तो जो सोया हुआ शख्स होता है वो उठेगा और वो मतलब जूते पे तो उस पर काफी टाइम लगेगा और उस तरह वो दौड़ नहीं लगा। तो विजुअल एक्यूटी में आप इतना टाइम दे नहीं रहे हैं कि वो दोबारा से अपना फंक्शन, उसका अपना दोबारा फंक्शन शुरू करना इतना स्लो हो जाता है कि आपको वो डिफरेंस नजर नहीं आ रही है। सर और ये एनाइसोमेट्रोपिक में 1 लाइन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर फर्ज करे आपके पास वो है ये विजुअल एक्यूटी आपने देख ली किसी भी उसमें ये पर्सन में, चाहे उसको नंबर 1 ऑर्गेनिक एम्ब्लियोपिया है या नंबर 2 जो है वो फंक्शनल एम्ब्लियोपिया है। तो फंक्शनल एम्ब्लियोपिया पहले में हमने क्या डिस्कस किया
कि जो फोटोपिक कंडीशन है उसमें विजुअल एक्टिविटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। रिड्यूस। जो मीजोपिक कंडीशन है तो उसमें उसकी विजुअल क्या एक्टिविटी क्या होगी, पहले इंप्रूव होगी वन लाइन। तो अब ये हम न्यूट्रल डेंसिटी क्या करता है, ये फोटोपिक कंडीशन को मीजोपिक कंडीशन में कन्वर्ट कर रही है। तो डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। आपको जो मैक्सिमम इल्यूमिनेटेड जो विजुअल एक्टिविटी ड्रम है उस पे आपको विजुअल एक्टिविटी कम मिलेगी एज कंपेयर टू उसी ड्रम पे जब आप उसको न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर लगाएं, क्योंकि आपने क्या किया, फोटोपिक कंडीशन को मेसोपिक कंडीशन में कन्वर्ट किया। समझ क्लियर हो गई? जी सही। अच्छा, ये जब अब आपके पास आ जाए तो इवैल्यूएशन आपने करनी और इसी बेस पे आपने प्रोग्नोसिस पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है कि लाइक्लीहुड ऑफ कॉजिंग इंटरैक्टेबल डिस्प्ले। ये आपने जहन में रखना है कि फर्ज करें अगर एक पेशेंट है, ठीक है, और उसको जो है माइक्रोट्रोपिया है या इजोट्रोपिया है और आपने उसको जो है ऑलरेडी फोबिया सुप्रेशन हुई है, लेकिन आपने उनको पेशेंट थेरेपी एडवाइस की, फोबिया की विजुअल एक्टिविटी आपने इंप्रूव कर ली, तो उसको डिप्लोपिया होगी। फिर आपने उसको स्क्वेंट सर्जरी करनी और प्रिज्म एडवाइस करनी है कि आपको ये डिप्लोपिया, ये आपने पहले से पेशेंट को समझाना है। टाइप ऑफ एम्ब्लियोपिया कि भाई कौन सी टाइप है, और उसके ऑलरेडी हमने डिस्कस की कि कौन कौन से टाइप में प्रोग्नोसिस का क्या क्या वो है। एज हो गया कि कब मतलब डेवलप हुई है एम्ब्लियोपिया और आपके पास कब आया है, कि कंजेनिटल इजोट्रोपिया आपके पास एट द एज ऑफ 12 इयर्स आ गया, या फर्स्ट करें एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया है 3 साल में डेवलप हो गया और आपके पास 3 महीने 6 महीने बाद आ गया, तो इसकी डेफिनेटली प्रोग्नोसिस अच्छी होगी एज कम्पेयर टू अदर। एक्विटी आप देखिए कि फर्ज करें अगर एक पेशेंट है उसकी 360 विजुअल एक्विटी है, तो जाहिर है वो इतनी ज्यादा और एज ज्यादा तो इतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं होगी। लेकिन जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हम ये कोशिश करें कि अगर किसी हद तक इंप्रूव हो जाए कि भाई लो विजन डिवाइस वगैरह अगर बाद में कुछ जरूरत पड़ी कि हमारे पास स्टपनी मौजूद हो, मतलब एम्ब्लियोपिक आई को आप इस तरह नहीं छोड़िए, किसी हद तक आप उसको रखें कि भाई अगर खुदा ना खासा नॉर्मल आई को कुछ हो जाए तो कम से कम दी एम्ब्लियोपिक आई को थ्रू लो विजन डिवाइसेस तो हम यूटिलाइज कर सके। फिर आप उसमें कि कोऑपरेशन एंड इंटरेस्ट के, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो पेशेंट थेरेपी और उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, कोऑपरेट नहीं करते पेशेंट थेरेपी के लिए। ईज ऑफ अक्लूजन, फिर आप ये वो देंगे कि आया अक्लूजन उसके लिए जो है इजी है कि इजी नहीं है। मतलब अगर स्कूल गोइंग चाइल्ड है तो उसको ये आपने कहा कि भी स्कूल में एक्लूजन एडवाइस नहीं करेंगे क्योंकि फिर बुलिंग करते हैं, घर पे आप एक्लूजन जो है वो ज्यादा एडवाइस करेंगे। इसी तरह एक्सरसाइज को आपने उनको वो करने की भी कौन कौन से एक्सरसाइज विजन थेरेपी के लिए यूज करने, तो ये सारी चीजें आपने इवेलुएट करनी है। मैनेजमेंट में बी मोर देन वन मेथड और चेंज मेथड इफ अनसक्सेसफुल, मतलब बाजों का हम ये कहते हैं कि पेशेंट थेरेपी बहुत अगर नहीं करते तो फिर हम पेनलाइजेशन भी देते हैं। फुल टाइम अक्लूजन शायद पार्ट टाइम आगे पे हम जाएंगे तो एक से आप दूसरे पे शिफ्ट हो जाएं, कि अगर फर्ज करें एक थी रिलेक्टेंट है तो ये नहीं कि आप छोड़ दे, आप दूसरी थेरेपी पे जो है वो शिफ्ट हो जाए ताकि किसी हद तक उसकी वो इम्प्रूवमेंट हो जाए। बी रियलिस्टिक एंड एक्सपेक्टेशन, ये ना कि 20 साल का बच्चा आपके पास आ जाओ आप कि नहीं 6 तक इसकी नॉर्मल विजन हो जाएगी, तो बी रियलिस्टिक पेशेंट को पहले से आपने बताना है कि मैंने इतनी उसकी विजुअल एक्टिविटी डेवलप करनी है। One patient they are unlikely to get full binocular function, वो डिपेंड करते हैं कि अगर एज ज्यादा है तो वो नहीं हो सकते कि बी स्वीप 100% जो उसकी डेवलप हो जाए। may at best be achieving a good spare eye, जैसे मैंने आपको बताया कि गुड स्पेयर आई कि आप जा रहे हैं कहीं स्वाद जा रहे हैं लेकिन आपके पास स्टपनी नहीं है, तो डेफिनेटली स्टपनी जो जिनके पास होते हैं वो नॉर्मल टायर की तरह नहीं होता, बहुत मतलब वर्स्ट कंडीशन में होते हैं, लेकिन उसके लिए वही स्टपनी जो है वो फिर रास्ते में काम करती है जब वो नॉर्मल टायर जब पंक्चर हो जाए। तो ये आपने कि गुड आई हम स्पेयर में रखें कि अगर खुदा ना खास्ता नॉर्मल आई को कुछ हो जाए तो ये काम कर सके। सर काफी है, काफी नहीं है सर। बाकी जी सर इतना काफी है, बाकी फिर पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे सर, अभी फिर बोर हो जाएंगे। ठीक है, जी सर, चलो सही है, थैंक यू। सही है सर, थैंक यू। ओके वेलकम वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. सर जी सर ईमेल मैंने आपको सेंड किया है सर, फिर ये लेक्चर मुझे
मैं एक मिनट में अभी मैं देखता हूँ, थोड़ा एक मिनट आप मुझे वेट दे दें ज़रा। यार आपका ईमेल तो मुझे नहीं आया है। हेलो सर आप मैसेजेस देख ले सर, मोबाइल पे मैसेज किया हुआ है सर, अच्छा, मोबाइल पे, मैं ईमेल पे व्हाट्सएप देख रहा हूँ। पे भी सेंड। जी अच्छा, चलो ठीक है, मैं उससे आपको वो कर रहा हूँ। आपने व्हाट्सएप पे भेजा है? सर मैसेज में भी भेजा है, मोबाइल मैं मैसेज में, और व्हाट्सएप में भी ईमेल एड्रेस भेजा है सर। यूज़ करता हूँ तो इसलिए मुझे फिर पता नहीं सर चल जाता है। दलताना वाला अभी ताना। अभी अभी मैं भेजता हूँ, देखिए अभी तक तो मुझे आया नहीं है ये। अभी आप उस पे को- बैठे हैं? हेलो मैं आपको सर, अच्छा, मुझे मेरी जी सर, मैं आपको बताता हूँ ईमेल। एक मिनट, मुझे आप जरा अभी ईमेल बताएं एक उनको। एक मैं इसको वो करता हूँ, अटैच करता हूँ। सर स्क्रीन पे आपको मेरा ईमेल नजर आ रहा है सर? एक मिनट, मैंने इसको कर लिया। चलो आप मुझे जरा बताएं जल्दी से बस। सर ये है। हेलो बताएं। सर ये सर आपको बोल दो नजर ना, आ रहा है? बोल दो सर सर, ईमेल ए ईमेल एस वार्ता ए एस ए डी सर, ए ASAD ULLH जी ULLH जी 0346 0346 जी। @yahoo.com। अच्छा, ASADULLAH 0346 @yahoo.com। जी सर। चलो मैंने सेंड कर दिया आपको, ठीक है।